दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं ओजोन की परत के ऊपर। आज हम आपको बताएंगे कि ओजोन की परत है क्या, इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी संरचना किस प्रकार की है, यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, साथ में पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए ये सुरक्षा कवच के रूप में कैसे व्यवहार करती है, अगर ओजोन की परत ना हो तो फिर क्या क्या हो सकता है, साथ में ओजोन की परत को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, कितना उसमें सफलता मिली है नहीं मिली है। साथ में दोस्तों ओजोन की जो परत है उसको क्षति पहुंचाने में कौन कौन से कारक मौजूद हैं जिससे हमें बचना चाहिए, कैसे क्षति पहुंचाते हैं केमिकल रिएक्शन आदि आदि चीज़ों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ओजोन के लेयर के ऊपर। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सारे पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ओजोन की परत बहुत ही महत्वपूर्ण है पृथ्वी के लिए। अगर ओजोन की परत ना हो तो भाई हम लोग को रहना मुश्किल हो जाएगा, यह एक सुरक्षा कवच के रूप में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ओजोन की परत कहाँ मौजूद है। ठीक है, देखिए ये है क्या, पृथ्वी अर्थ है और यहाँ पर सपोज कीजिए उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल होगा, साथ में ये इक्वेटर है। क्लियर। अब भाई पृथ्वी के जो चारों ओर जो आप खाली खाली स्पेस देख रहे हैं, एक्चुअली वहां पर बहुत सारे वायु हैं, हवा है, तो कुल मिलाकर के वायुमंडल का निर्माण होता है। क्या चीज का? वायुमंडल का। अब वायुमंडल भी कई प्रकार के हैं, उनकी गुणवत्ता के आधार पर डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर हम जीरो से लेकर के ऑलमोस्ट अगर हम 15 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो ये वाला जो लेयर है, ये जो वायुमंडल का जो ये लेयर है उसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। हिंदी में इसी को क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। अब अगर हम यहाँ पोल से अगर देखें तो 8 किलोमीटर तक ही रहता है क्षोभ मंडल, और साथ में अगर इधर इक्वेटर की तरफ आते हैं तो 18 किलोमीटर तक हो जाता है। तो हम लोग औसतन कह सकते हैं कि 15 किलोमीटर तक, मतलब नीचे से लेकर के 15 किलोमीटर तक। क्लियर। क्या है? ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल है। इसी में दोस्तों क्या होते हैं, बादल वगैरह जितने होते हैं सब इसी में होते हैं। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है सब यही क्षोभ मंडल से ही होता है। बिजली कड़कना हो या गरजना हो या बारिश होना हो, सब बस 15-20 किलोमीटर के अंदर में ही होता है। जो बादल वगैरह आप देखते हैं ना, सब 15-20 किलोमीटर के अंदर में ही है। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं यहीं से होती है। अब दोस्तों जैसे ही हम 15 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे और साथ में 15 से लेकर के लगभग 50 तक एक और लेयर बनता है जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। अगर इसी को हिंदी में देखा जाए तो कहा जाता है समताप मंडल। क्या कहा जाता है? समताप मंडल। शायद आप नाम जरूर सुने होंगे। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसके आगे जाएंगे तो मेजोस्फेयर जिसको मध्य मंडल कहते हैं, फिर उसके आगे जाएंगे तो आयनोस्फेयर होता है, फिर उसके आगे जाएंगे तो एक्जोस्फेयर होता है जिसको बहिर्मंडल कहा जाता है। इस चीज को आप यहाँ पर अच्छा ढंग से देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, ये वाला भाई ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्जोस्फेयर है। तो ये सब क्या है? वायुमंडल के परत हैं। क्लियर। डिवाइड किए गए हैं स्टडी करने के लिए उनके गुणवत्ता के आधार पर। क्लियर। चलिए अब यहां पर आई दोस्तों, आखिरकार ओजोन कहां पर मौजूद है इस वायुमंडल में। देखिए जैसे ही हम क्षोभ मंडल के ऊपर जाएंगे, ये जो 15 किलोमीटर का जो रेंज है औसतन, यहाँ 8 इधर 18 किलोमीटर तक, औसतन 15 मानिए, हालांकि 13 होता है औसतन, लेकिन 15 आप लीजिए क्योंकि भाई ध्रुव तो भाई इतना ही है ना, बाकी बद इधर तो भाई ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए 15 आप मोटा मोटी कह सकते हैं। तो 15 किलोमीटर के ऊपर आप 50 किलोमीटर तक जाएंगे दोस्तों, इसी में मौजूद होता है ओजोन का लेयर। क्या होता है? ओजोन का लेयर एक मौजूद होता है। अब आपको ये चादर वगैरह जैसा दिखेगा नहीं, कोई मतलब परत के जैसा दिखेगा नहीं भाई। यहाँ पर एक्चुअली ओजोन की जो डेंसिटी होती है, मात्रा होती है, वो समताप मंडल में ज्यादा होती है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ओजोन जो है समताप मंडल में स्थित है। ठीक है। ओजोन एक प्रकार का क्या है? ओजोन एक प्रकार का गैस है भाई, गैस O3। जैसे कैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कैसे। हाँ, एक चीज और हम बता देते हैं, यहाँ पर नोट करा देते हैं कि भाई सबसे ज्यादा इस वायुमंडल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पाई जाता है नाइट्रोजन, लगभग 78%, इससे भी हल्का फुल्का ज्यादा। और अगर दोस्तों ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन की, तो ये 21% के आसपास, हालांकि इससे हल्का सा कम है, 20.93 के आसपास, लेकिन 21% आप सपोज कर सकते हैं। फिर दोस्तों है ऑर्गन 0.93%, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 0.03%,
भाई सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना कम है, हम लोग बार बार कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में, हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस क्षोभ मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि ऊपर मौजूद ना हो क्योंकि ये भारी मॉलिक्यूल है, तो भाई ऊपर नहीं रहेगा भाई, ग्रेविटी के कारण जो है ये नीचे की तरफ भटकते रहता है। क्लियर, चलिए, लेकिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भाई हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे अंदर में शोषण की प्रक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये आपको पता है, बहुत सारे जीव भी ऐसा करते हैं। क्लियर, बस में आ रही है ना। चलिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधे लेते हैं, उससे अपना एनर्जी उन लोग बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर ये ओजोन की परत है O3, यहाँ पर O3 का जो मात्रा है, यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो यहाँ पर क्या रहता है, ओजोन भी रहता है। और पूरे अगर वायुमंडल का बात करें तो लगभग 90% के आसपास, 90% के आसपास जो ओजोन है इसी समताप मंडल में मौजूद रहता है। इसीलिए हम लोग एक लेयर के रूप में मानते हैं कि भाई यहाँ पर ओजोन का एक लेयर है। ठीक है, तो आप समझ गए कि भाई ओजोन कहां पर मौजूद है, समताप मंडल पर मौजूद है, लेयर के रूप में, यहां पर डेंसिटी इसका ज्यादा होता है। अब बात ये आती है भाई इसका काम क्या है, ये क्या करता है। ठीक है, काम के विषय में जानेंगे तभी आप जो है आगे समझ पाएंगे। ठीक है, ओजोन के भी संरचना और साथ में इसका बनावट, इसका निर्माण कैसे होता है ये भी बताएंगे, चिंता नहीं करना है। लेकिन पहले जान लेते हैं कि भाई इसका काम क्या है। देखिए, इधर क्या है, सूर्य है, इधर क्या है भाई, सूर्य है। अब सूर्य से जो किरणें आ रही है, सूर्य से जो किरणें आ रही है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज भी है, जिसको हम लोग पराबैंगनी किरणें कहते हैं। पराबैंगनी किरणें में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और साथ में वेवलेंथ कम होता है। मतलब कुल मिलाकर के अगर वेवलेंथ किसी भी वेव में कम हो, इसका मतलब उसका भेदन क्षमता ज्यादा है, भेदन क्षमता यानी छेद करने की क्षमता। ठीक है, तो वही जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, बहुत सारे जीवों के लिए नुकसानदायक है, पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक है, जलीय जीवों के लिए नुकसानदायक है, वही पराबैंगनी किरणें इस ओजोन के द्वारा, इस लेयर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है पृथ्वी तक, जिसके कारण ये अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं पहुंच पाता है और हम लोग बच जाते हैं। अगर ये पृथ्वी तक ये अल्ट्रा वायलेट रेज पहुंच जाए तो भाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो हम आगे बताने वाले हैं। कैंसर संबंधी हो सकते हैं, बहुत सारे जीव जो है मर सकते हैं, लुप्त हो सकते हैं, बहुत तरह की बीमारी है। ठीक है, तो ओजोन के परत का मुख्य काम क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज को अवशोषित कर लेना, इधर ही रख लेना, रिफ्लेक्ट वगैरह कर देना। तो भाई एक कवच के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब देखिए नेचर का निर्माण किस प्रकार हुआ, हम लोग किस तरह से यहाँ पर जिंदा है भाई। और आप ये भी सुने होंगे कि भाई अंटार्कटिका जहां पर है वहां का जो ओजोन लेयर है वहां होल हो चुका है, छेद हो चुका है। तो एक्चुअली छेद वगैरह नहीं होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर के वहां डेंसिटी कम हो जाता है। आप डेंसिटी कम हो जाता है ये आप समझिए, लेकिन भाई होल हो जाता है, छेद हो जाता है, कहा जाता है, तो आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छेद वगैरह नहीं होता है भाई। कुल मिलाकर के यहाँ हवा है भाई, हवा जहां पर डेंसिटी कम रहेगा तुरंत मूव करेगा, सिंपल सी फंडा है, तुरंत मूव करता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर। तो ऐसी बात नहीं है कि छेद हो जाएगा। चलिए खैर हटाइए, अब उस पर भी आएंगे, ये जो अंटार्कटिका वाला मामला है उस पर भी आएंगे कि अभी क्या सुधार हुआ है। क्लियर, चलिए, तो ये सब बातें हो गई। अब यहाँ पर दोस्तों चर्चा करेंगे कि भाई इस ओजोन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। देखिए ये सूर्य है, ये यूवी किरणें आ रही है, और स्ट्रेटोस्फेयर में देखिए ओजोन की लेयर है, और ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो सूर्य की मेन किरणें जो होती है वो पृथ्वी तक पहुँचती है। ऐसा नहीं कि सब वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है, सब अवशोषित कर लेता है, ऐसा बात नहीं है। क्लियर, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर ओजोन, यहाँ पर टॉपिक देते हैं ओजोन यानी कि O3, इसका निर्माण कैसे होता है भाई। देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है ओजोन की परत। अब भाई स्ट्रेटोस्फेयर में भी ऑक्सीजन होगा, सिंपल सी फंडा है। तो ऑक्सीजन जो है जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रेज इस पर पड़ती है तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। ये ऑक्सीजन जो है दो रेडिकल में यहाँ पर विभाजित हो जाते हैं, यानी यहाँ जो O2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, तो ये अलग अलग परमाणु में विभाजित हो जाते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, भाई यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन तो वहाँ पर नहीं है, बहुत सारे ऑक्सीजन होंगे। तो जो दूसरा ऑक्सीजन है उसके साथ यही जो अलग हुए हैं ऑक्सीजन, जो रेडिकल्स हैं, इसके साथ मिल करके अल्ट्रा वायलेट रेज की उपस्थिति में O3 का निर्माण कर देते हैं, और इसी O3 को हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन, यहाँ पर माइनस चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है, और यहाँ पर जिसके चलते पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है ओजोन का।
ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी बात। तो इस तरह से ओजोन का निर्माण होता है। अब उतना भी ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ओजोन जो है स्प्लिट होते भी रहता है, टूटते रहता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते रहता है। जैसे O3 है तो ये रेडिकल और साथ में O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में ये वाला रेडिकल मिलकर के फिर O2 बना देंगे। इस तरह से भी होता है, लेकिन जब तक यहाँ पर कोई वैसा सब्सटेंस ना पहुंचे तब तक ये जो है O3 से O2 में कन्वर्ट उतना आसानी से नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर स्प्लिट कर दे रहे हैं, जिसके चलते ओजोन का लेयर में हरासमेंट हो रहा है, क्या है, इस पर भी हम आएंगे क्या, आ ही जाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इफेक्ट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफेक्ट्स का। देखिए इफेक्ट्स में सबसे पहले क्या है, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी मानव के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर, खुजली वगैरह हो सकती है, आँख में अंधापन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और साथ में डीएनए में भी म्यूटेशन हो सकता है, डीएनए में कुछ चेंजिंग हो जाए, जिसके चलते किसी मतलब जिस तरह से हम लोग दिखते हैं एक्चुअली वैसा इंसान आगे ना हो, ऐसी स्थिति भी बन जा सकती है अगर ओजोन की लेयर ना रहे, अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे शरीर पर सीधे पड़े तब बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, फिर साथ में दोस्तों सेकंड में हम लोग देख सकते हैं इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स। तो बहुत सारे एनिमल्स में जो हमारे साथ होगा, भाई हम लोग भी एक प्रकार के एनिमल्स के कैटेगरी में ही आते हैं। अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो एनिमल्स के कैटेगरी में ही हम लोग आते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स लगभग जितने भी प्रकार के हैं सब पर लगभग जो है सो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, और लुप्त भी हो सकते हैं कुछ एनिमल, और छोटे मोटे जीव जंतु पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्लियर, साथ में पेड़ पौधों पर भी पड़ेगा, ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि पूरे जो वातावरण है उस पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। साथ में इफेक्ट्स ऑन मैराइन लाइफ, यानी जो जलीय जीव है उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्लियर, तो ये सब हो गए प्रभाव यदि अल्ट्रा वायलेट रेज यहाँ पर सीधे पृथ्वी पर पहुंचती है तब, अगर ओजोन की लेयर ना रहे तब। क्लियर, और मान के चलिए कि भाई वहां पर ओजोन मौजूद है, अब ओजोन मौजूद है तो मानव के कुकर्मों के द्वारा जो है वो क्षय भी हो सकती है। किस तरह से, चलिए उस पर हम आते हैं। देखिए यहां पर दोस्तों कॉजेस, क्या क्या कारण है जिसके चलते ओजोन की जो परत है वो धीरे धीरे क्षय हो रही है। ठीक है, जिसके चलते जो है 1987 में एक वैश्विक सम्मेलन भी किया गया था जो बहुत कारगर साबित हुआ, अभी हम बताएंगे आपको। चलिए, तो सबसे बड़ा कॉजेज जो है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, यानी CFC से। यह एक कार्बनिक कंपाउंड है, आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद है। तो भाई इसी CFC से जो है ना बहुत बड़ा नुकसान होता है ओजोन के लेयर में। कैसे होता है थोड़ा इसको समझिए। जैसे मान के चलिए एक हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड है, एक ClCH3, ये क्या है, एक मिथाइल क्लोराइड है। अगर इसमें यूवी लाइट अगर पड़ती है, मान के चलिए ये जो मिथाइल क्लोराइड है वहाँ पर ऊपर में स्ट्रेटोस्फेयर में पहुँच गया, तो ये जो यूवी के लाइट में जो है ये क्लोरीन जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन जो है रेडिकल के रूप में अलग हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे। साथ में दोस्तों इधर जो है CH3, ये CH3 अलग हो गया। इस तरह से चीज़ें हो गई। अब ये जो दोस्तों यहाँ पर जो क्लोरीन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर भाई बहुत सारे ऑक्सीजन मौजूद हैं और ये क्लोरीन है। ठीक है, अब क्लोरीन क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर क्या बनाएगा, ClO यानी क्लोरो मोनोऑक्साइड, और साथ में दोस्तों इधर निर्माण हो जाएगा क्या चीज़ का, यहाँ पर देखिए O3 रहेगा, यहाँ पर जो है ओजोन रहेगा। देखिए ओजोन था, अब ये एक्चुअली ये जो है क्लोरोमीथेन जो है वो पहुंचा है ऊपर में। अब अल्ट्रा वायलेट रेज की उपस्थिति में क्लोरीन हो गया अलग। अब यही क्लोरीन जो है ओजोन को देखिए किस तरह से क्षय कर रहा है। क्लोरीन आया, अब इससे ऑक्सीजन लेकर के यहाँ क्लोरो मोनोऑक्साइड बना दिया और साथ में यहाँ O2 रिलीज हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, और भाई ये ऑक्सीजन के पास उतना क्षमता, मतलब ये क्षमता नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं है कि भाई वो अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर ले। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ओजोन जो है क्षय हो रहा है। क्लियर, साथ में दोस्तों यही जो यहाँ पर आप क्लोरो मोनोऑक्साइड देख रहे हैं, यही ClO जो है फिर UV के उपस्थिति में जो है ये Cl और O का निर्माण करेगा, और फिर जो है ये Cl फिर इसी तरह से O3 को तोड़ेगा, फिर O2 में कन्वर्ट करेगा। तो ये एक चक्र बन जाता है जिससे ओजोन की क्षति होने लगती है। तो ये CFC है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं Cl2F2C। ठीक है, यह एक क्लोरोफ्लोरो
कार्बन हो गया, या फिर मान के चलिए 3 क्लोरीन रहेगा, 1 फ्लोरीन रहेगा, 1 कार्बन रहेगा। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ओजोन की जो परत है उसको क्षय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अगर निभाता है तो वो दो क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट है, तो एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और साथ में फ्लोरीन भी, लेकिन फ्लोरीन कम, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं क्लोरीन किस प्रकार से ओजोन की परत को, जो ओजोन को किस तरह से क्षय करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एक्चुअली आपको पता होगा कि भाई ये रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है, एसी में प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे जो डाइज वगैरह होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर इसका प्रयोग आप करेंगे, अगर CFC गैस अगर रिलीज होती है, वो अगर स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाती है, तो ये वाला चक्र शुरू हो जाएगा, और शुरू हो जाएगा तो भाई ओजोन की लेयर में कमी आएगी, ठीक है, मतलब डेंसिटी कम हो जाएगा, और पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी पर सीधे आ सकती है, और फिर यहाँ के जीवों का जो रहन सहन है उसमें परिवर्तन आ सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों आपको समझने की जरूरत है। ये तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड, कुछ सॉल्वेंट्स भी हैं जो नुकसानदायक है, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये भी नुकसानदायक है भाई। साथ में नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, जैसे कि NO2, जैसे कोई मोलिक्यूल रहता है जिसमें NO2 ये माइनस वाला जो है किसी के साथ जुड़ा हुआ है, माने सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम के साथ, जिसके साथ भी, ये हो गया नाइट्रेट्स। फिर नाइट्राइड्स जैसे NO3 माइनस, क्लियर। तो ये भी किसी के साथ अगर जुड़ा रहेगा, ये सब चीज़ें भी है ओजोन की लेयर को डिप्लेट कर रहे हैं, छेद कर रहे हैं, होल कर रहे हैं, क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं, ये सब का यूज जो है कम होना चाहिए। चलिए अब दोस्तों ये सेकंड कारण है अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस। अगर रॉकेट का लॉन्च होता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी गैसें निकलती है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, जो ओजोन की लेयर को क्षति पहुंचा सकता है। तो इससे भी क्या होता है, ओजोन की लेयर में कमी आ सकती है, यानी डेंसिटी में कमी आ सकती है। तीसरा है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, जैसे कि नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, यही सब क्लियर, बस बताए समझ में। तो यही सब हम आपको समझाने का प्रयास किए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भाई यहां पर एक ग्राफ देखिए, इस ग्राफ को देख करके आपको क्या समझ में आता है। इस ग्राफ को यहाँ पर 1960 से देखिए, 1960 में देखिए यहाँ पर जो ओजोन था, ओजोन का जो मात्रा थी बहुत हद तक सही थी, लेकिन जैसे जैसे 1980-85 आया भाई, देखिए किस तरह से मात्रा जो है, इधर समझिए डेंसिटी है, मात्रा है, कैसे कैसे देखिए धीरे धीरे कम हो रही है भाई। 1980 में अगर हम एक रेफरेंस ले, देखिए कितना कम हो गई भाई। इसी के 6-7 साल बाद 1987 में दोस्तों यहाँ पर एक सम्मेलन किया गया वैश्विक स्तर पर, और ये बहुत ही कारगर साबित हुआ। हालांकि यहाँ पर सम्मेलन के बाद देख सकते हैं ये ग्राफ, ये डेंसिटी जो है ओजोन का वो धीरे धीरे और भी घट रहा है। लेकिन भाई कोई भी सम्मेलन होता है तो उसको ग्राउंड स्तर तक पहुंचाने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो जैसे जैसे अनेक देश के सरकार जो है ग्राउंड स्तर तक इस चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास किए, वैसे वैसे जो है धीरे धीरे फिर जो है ओजोन का जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ते गया। और अभी अगर 2022 चल रहा है तो 2022 अभी फिलहाल एक रिपोर्ट भी आया था, कौन सा एजेंसी है, अमेरिका का एजेंसी है, उसको NOAA बोलते हैं, क्लियर, NOAA एक एजेंसी है, ठीक है। यही एजेंसी ने कहा कि भाई ओजोन का जो प्रॉब्लम था वो बहुत सुधार हुआ है, और हम लोग 2050 तक आते आते पहले का जो स्तर था उस आइडियल स्तर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ये वाला क्या है, एक आइडियल स्तर है, इतना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2050-60 तक आते आते जो है हम लोग उस स्थिति को पहुंच जाएंगे, और अभी सुधार हुआ है, इस बात की खुलासा हुई है। और अंटार्कटिका में जहाँ पर छिद्र हुआ था, जहाँ पर होल हुआ था, हालांकि होल वगैरह होता नहीं है वहाँ पर, एक्चुअली डेंसिटी ओजोन का कम हो गया था, वो अब धीरे धीरे वहाँ पर भरने लगा है। अब वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगर नहीं भरेगा वहाँ पर अंटार्कटिका में तो बहुत बड़ा दिक्कत है भाई। अगर सूर्य की किरणें अगर डायरेक्ट वहाँ पर पड़ने लगे, अल्ट्रावायलेट रेज भी अगर पड़ने लगे, तो भाई अगर बर्फ वगैरह पिघलने लगा तो आप सोच लीजिए क्या होगा, ठीक है। जो तटीय इलाका जो हम लोग जहाँ रहते हैं भाई, वो धीरे धीरे डूबने लगेगा, बहुत तरह के हलचल पैदा हो जाएंगे। खैर हटाइए वो सब बात। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुधार हुआ है। सुधार के विषय में से अंटार्कटिका का अगर देखा जाए, ये मिड लैटिट्यूड में सुधार देखिए इस प्रकार से हुआ है, बहुत ही तेजी गति से, और इसमें धीरे धीरे हो रहा है। किसमें, अंटार्कटिका वाला ये में धीरे धीरे हो रहा है, आप देख सकते हैं।
ये क्या है 1990 से लेकर के 2020 तक दिया गया है। तो अंटार्कटिका में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें तो भाई सुधार हो ही रहा है। क्लियर। तो एक प्रकार के ग्राफ थे, ग्राफ को भी मैंने समझा दिया आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छा ढंग से आ गया होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। फिर से आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ओजोन का जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होता है, समताप मंडल में। इसका मेन काम है पराबैंगनी किरणें जो है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है, उसको रोकना, उसको अवशोषित करना, रिफ्लेक्ट कर देना, पृथ्वी तक पहुंचने ना देना। अगर पहुंच जाता है तो कैंसर संबंधी बहुत सारी चीज़ें होती है बहुत सारे जीवों के लिए। क्लियर। और इसका मेन अगर जड़ देखा जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेन अगर जड़ देखा जाए इसको क्षय करने का ओजोन के लेयर को, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। साथ में बहुत सारे और भी केमिकल्स हैं, और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो क्लोरीन और ब्रोमीन वाला जो कंपाउंड होते हैं वो इसको क्षय करने में ज़्यादा कारगर होते हैं। वो मैंने आपको समझाया भी। ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आया होगा तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।